हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मी का माहौल है, तो आज अपने को जो है सीट साइंस को कवर करेंगे, संपूर्ण सीट साइंस को कवर करेंगे। आप सीट साइंस की क्लास ले रहे हैं, जो आपके एक्ट हुए और जो आपके जितने एक्ट हुए सब जो कन्फ्यूजन होता है, मैं ऐसे बताऊंगा ताकि जो है आपका कंफ्यूजन जो होता है आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अगर क्लास देखते हैं तो आपका आज के बाद जो है आप पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ चुके होंगे एक्ट, लेकिन आप भूल गए होंगे कि आपसे पूछ लेते हैं सीड एक्ट जो है, सीड लॉ कब आया, सीड एक्ट कब हुआ, सीड लॉ कब आया है, सीड प्रोग्राम कब हुआ, ठीक है। और भारत में जो है प्राइवेट जो होते संस्थान में कब हुए, ठीक है। तो आप अब एनएससी कब हुआ, एनएससी का प्रोग्राम कब हुआ, कारपोरेशन कब हुआ। तो ऐसे में जब इसको ऐसे बताऊंगा कि आपके क्लास लेने के बाद जो है आपका जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है संपूर्ण सीट टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे और ये जो है समझो कि आपकी एग्रोनॉमी से ही रिलेटेड है, एग्रोनॉमी का ही समझो पार्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी टेस्ट बेट यहाँ भी पढ़ोगे, आप वहाँ भी पढ़े हैं। जैसे कि आपका धान का टेस्ट बेट कितना होता है, 25 होता है, लेकिन बासमती राइस का कितना होता है, 21 होता है। गेहूं का आपका 30 से 40 होता है, 37 भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, नए चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सीखने के बाद जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपने अच्छी तरीके से सिखाया, कि हमें जो है हम कई बार पढ़े लेकिन हम कंफ्यूजन में थे। जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। देखिए मेहनत की क्लास है, आप लोगों से ही एनर्जी आती है। आप जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे में आप बड़े मुश्किल से आप नहीं पाते होंगे इतने आसान तरीके से, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी बातों को। आपको अपने आप पे भरोसा करिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको बात करने से जो हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, देखिए इंग्लिश में देख करके ना कहिएगा, मैं हिंदी में भी बता दूंगा। ये चीजें हैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। और जैसे फादर हुआ इंग्लिश में, अब उसको हिंदी इंग्लिश में क्या करोगे। तो इसको हम पहले तो ये जो आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना है, ये जो है थोड़े सीड साइंस से संबंधित चीजें हैं, इसको आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे हम बात करते हैं फादर ऑफ सीड्स, देखिए यहाँ बेसिक चीजें, फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी यानी कि बीज रोग विज्ञान के जनक कौन है, पॉल गिर निर्गार्ड है, ठीक है। कौन है, पॉल निर्गार्ड है, फादर ऑफ सीड पैथोलॉजी, ठीक है। जो होता है रोग, बीज रोग विज्ञान शब्द किसने दिया, तो जो होता है मारे नोबल ने दिया था, शब्द दिया था। बीज परीक्षण यानी कि सीड टेस्टिंग, फादर ऑफ सीड टेस्टिंग का जो होता है फ्रेडरिक नोबेल होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, चार ही तो हैं यार, आप तीन ही तो हैं, आप ध्यान रखिएगा। भारतीय बीज तकनीकी के जनक जो है पूछेगा, भारत में भारतीय बीज तकनीकी के जनक जो है बद्री नारायण बारवले हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला था 1998 में दिया गया था। तो आपको कितना पढ़ना है, 4 पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। बीज रोग विज्ञान के जनक के कौन है, पॉल निर्गार्ड हैं, ठीक है। बीज रोग शब्द किसने दिया था, मोर नोबल ने दिया था। बीज परीक्षण के जनक कौन है, फ्रेडरिक नोबेल हैं। भारतीय बीज तकनीकी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे बद्री नारायण हैं। ये चीजें क्लियर हो गया ना चारों। जैसे इसको क्लियर हो गया, अब इसके बाद आपको जो जो चीजें आपको नहीं तैयार होती है, यह तो हम प्रयास करते हैं, आपका जो चीजें नहीं तैयार होता है हमारी क्लास देखने के बाद वो चीजें आपकी तैयार हो, तभी तो हम कह सकते हैं हमने अलग किया है, अलग तरीके से आपको तैयार कराया है। जैसे बोलूंगा आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए, इसको जब हम बताएंगे आपको, आपको जैसे बताऊंगा वैसे ध्यान रखना।
पहले तो आपको ये तीनों को एक साथ में ध्यान रखना है। कितने पॉइंट को, हमारा कार्यक्रम समझो कब स्टार्ट होता है, सीट टेक्नोलॉजी में आप अपने दिमाग में बैठाएंगे 1960 से शुरू हुआ था। जब 1960 में शुरू हुआ था, उस 60 में आप दिमाग से सोचें क्या हुआ था, ठीक है। तो 1960 से अपना जो है कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वाज स्टेब्लिश्ड इन, कब स्टेब्लिश की गई, 1960 में जो है स्टेब्लिश की गई। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग अभी हमने बताया फ्रेडरिक नोबेल हैं, ठीक है, नोबे हैं, नोबेल ही समझो यार, नोबेल पुरस्कार मतलब तैयार होना चाहिए अपना, कुछ भी पढ़ो लेकिन तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मात्रा से जो है आपके वर्तनी संबंधित नहीं है, वहां पूछेगा। फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वाज स्टेब्लिश एट IARI 1961 में शिफ्टेड इन वाराणसी में शिफ्ट किया गया है, ठीक है। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी पूछता है स्टेब्लिश कब हुई, 1960 में। फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वाज स्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 में। कहाँ, IARI। शिफ्टेड कहाँ हुई है, वाराणसी में हुआ है। तो ये चीजें आपको तैयार हो गया, 1960 1961 फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी पूछता है तो आप बताएंगे 1961 में। कब से सीड, आप सन को याद कर लीजिए ना, इसमें सन पूछेगा तो आप कहोगे यार सर ने सीड टेस्टिंग में बताया था 1960 से शुरू करना है। तो शुरू करना है तो जो होता है सेंट्रल टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ पहला कब स्टार्ट हुई, 1960 में। फर्स्ट की बात करेगा 1961 में। कहाँ, IARI में। कहाँ शिफ्ट हुआ है, वाराणसी में शिफ्ट हुआ है। ये चीजें आपका वहां से क्लियर हुआ। अब बात करते हैं जो आपका तैयार नहीं होता है और आप यहाँ गलतियां करते हैं, कितनी बार पढ़ लिए होंगे लेकिन आपका जो है नहीं तैयार हो रहा है, ठीक है, आपका तैयार नहीं हो। जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे बनाइएगा, इसको आप मत देखिए, ठीक है, इसको आप जो है मत देखिए। आप एक चार्ट बनाइए, अपने पिनों से हाथों से बनाइए, ऐसे बनाइए, ठीक है। इधर आप लिख लेंगे सीड एक्ट लॉ, सीड लॉ या कहें रूल कहें या नियम कहें, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको स्टार्ट कब किया, स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड। और भारत में कब हुआ, शुरुआत कब किया, भारत यहाँ लिखिए हैं। अब इसके बाद क्या यहाँ लिखना है, न्यू पॉलिसी जो होता है, न्यू पॉलिसी, न्यू सीड पॉलिसी। तो इसी के नीचे लिखेंगे न्यू सीड पॉलिसी और सीड बिल, ठीक है। तो जब ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिखे, देखिए यहाँ NSC कब हुआ था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963, ठीक है। यहाँ सीड एक्ट का शुरुआत कब हुआ, कहाँ से हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ 63 या 66, 1966। और 66 में अगर 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा ना, 1968। 68 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1969, ठीक है, 1969। और इसी में भारत में भी 1969 में ही स्टार्ट किया गया था प्राइवेट संस्थाओं द्वारा। अब इसके बाद क्या हो गया, NSP न्यू सीड पॉलिसी कब हुई, 2002 में। सीड बिल जो होता है 2004 में, ठीक है। ये चीजें आप जब इसको ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको तैयार हो जाएगा। 66, अब यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से सन को याद रखना है। 66 के बाद आपको जो है एक 1971 ध्यान रखना है, 71 के बाद 75 ध्यान रखना है, 75 के बाद 88 ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, देखिए
नेशनल सीड कारपोरेशन NHC कब हुआ था एस्टेब्लिश, जो होता 1963 में, किसके द्वारा, ICAR के द्वारा। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। और नेशनल सीड प्रोग्राम की बात करेगा 1975 में। ये आप चीज जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन स्टार्टेड जो है, आप इसको फ्रेंड्स आप जो इसको यहाँ लिखिएगा, ठीक है। देखिए जब चीजें सही से लिखेंगे तो आपको उसी हिसाब से आपका दिमाग जो है सेटअप हो जाएगा। अब देखिए हमने जो है लिख लिया था, ठीक है। इसके बाद मैं सोचा कि कैसे आपको सिखाऊं ताकि जो है कंफ्यूजन दूर हो जाए। जब दोनों को आप ऐसे कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। लोग कितनी बार पढ़ेंगे उनका कंफ्यूजन बना रहेगा, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ेंगे, मेरा 100% विश्वास है आप पे, दावा करता हूं ऐसे में तैयार हो जाए। क्यों नहीं तैयार हुआ? सीड एक्ट पहले आया 1966, इसके बाद क्या है, रूल लॉ। 66 में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, 68 हुआ। 68 में 1 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। और भारत में प्राइवेट कंपनियों द्वारा हुआ था 1969 में ही, 1 जोड़ने पर, ठीक है। इसके बाद न्यू पॉलिसी की बात करेगा 2002 में, और सीड बिल की बात करेगा, बीज अध्यादेश की बात करेगा तो 2004 में। कैसे नहीं याद होता। NHC की बात कर लेंगे 1963 हुआ। उसमें कितने कहोगे यार सर उसमें कितना बताए थे, कौन कौन सा याद करना पहले, पहले तो 1963 याद करना है, 1971, 1975, 1988, 4 वहां याद रखना है। यहाँ क्या क्या याद रखना है, 1900 जो होता है 66, 68, 69, 3, 4, 5 याद रख लीजिएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद सीड प्रोग्राम 1975 हुआ। नेशनल सीड प्रोजेक्ट होता है, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट जो होता है 1988। आपको कैसे नहीं तैयार हुआ, ये चारों और ये चारों। अरे यार जब ये चारों तैयार रहेगा तो ये चारों कंफ्यूजन भी रहेगा, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। सीड एक्ट पूछता है, सीड पॉलिसी पूछता है, सीड स्टार्टेड कब हुआ, सीड प्रोग्राम, सीड एक्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो जाएगा, ठीक है। न्यू सीड पॉलिसी जो होता है 2002 में। सीड कंट्रोल ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है याद रखिएगा 1983 में अलग से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात पॉलिसी के लिए कब हुआ था, 1989 में। पहले दिन आप जो है आज पढ़ेंगे तो आप सिर्फ जो है इस 5 को याद रखेंगे और इसको 4 को याद रखेंगे, ये तैयार हो जाएगा तुरंत का तुरंत। इसके बाद जो और अदर चीजें आप पढ़ेंगे। शुरू में 1960 1961 तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये जो 2-3 पॉइंट हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, यूपी का एग्जाम है। इंट्रोडक्शन ऑफ सीड बिल, बीज अध्यादेश हमने बताया 2004 में। नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, वाराणसी यूपी में। डायरेक्टोरेट ऑफ सीड रिसर्च इज लोकेटेड एट मऊ यूपी में है। ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, सन आपका याद हुआ कि नहीं याद हुआ। इसको मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ टाइम देना जरूरी है। देखिए 1960, हम 60 की बात करेंगे, 1960 हो गया, 1961 हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आपको ऐसे कॉलम बनाना है, इसको याद रखना है। यहाँ क्या लिखना है, सीड एक्ट, सीड लॉ या रूल, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ, स्टार्ट सीड एक्ट, सीड एक्ट स्टार्ट भारत में। न्यू सीड पॉलिसी, सीड बिल, ठीक, इतने तो याद ध्यान रखना है। 1966 उसको भी लिख लो। NHC, इसमें कितना सन बताया था हमने, 1963, 1971,
1975, 1988। सन याद हो गया ना आपका? जब सन याद हो जाएगा आपका, जब सन याद हो जाएगा तो कैसे नहीं चीजें याद होंगी? ये बताया था 1966, 1966, 66 में 2 जोड़ देंगे 1968, 68 में 1 जोड़ देंगे आपका 1969, 1969 से न्यू सीड बिल जो है, पॉलिसी जो है 2002 और बिल जो है 2004। ये चीजें आप ऐसे तैयार करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, आप सबसे आगे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं, इसको और ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम अपने टॉपिक को और पढ़ेंगे। जैसे ग्रो आउट टेस्ट फॉर मस्ट फॉर द हाइब्रिड ऑफ कॉटन। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी सर्वप्रथम आइडेंटिफाई जो है ऑनियन में किया गया था। सिंथेटिक सीड जो है आर्टिफिशियल सीड। प्लांट क्वारंटाइन एक्ट फर्स्ट स्टार्टेड इन यूएसए 1912 में। प्लांट क्वारंटाइन एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द ईयर 1976 में पास किया गया था। प्लांट क्वारंटाइन फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन फ्रांस में किया गया था। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। हेटेरोसिस में जेनेटिक विगत इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जेनेटिक्स प्योरिटी मेंटेन बाय मास सिलेक्शन के द्वारा, और मेंटेनर लाइन बी लाइन को कहा जाता है। ये चीजें आपको फैक्ट चीजें था, ब्रीडिंग में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम अपने को बढ़ते हैं बीज तकनीकी। ये चीजें आप देख सकते हैं, बस इसमें जान लीजिए क्या क्या चीजें होता है, क्या क्या इसमें पुष्प में क्या क्या किसको क्या कहते हैं, इनको मिलाकर क्या कहते हैं, इसको बता देते हैं। इसको जो है आपको मिला करके स्टिग्मा हो गया, अंडाशय हो गया, बीजांड हो गया, स्टाइल हो गया, इसमें क्या होता है, स्त्री केसर में चीजें उत्पन्न रहते हैं। अब हम पुंकेसर की बात करेंगे। पुंकेसर में ये चीजें मिला करके आपके तंतु हो गया और जो होता है ये पोलन परागण हो गया, ये सब मिला करके पुंकेसर का। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, पुष्प दल कहा जाता है, पेटल कहा जाता है, दल पुंज का समूह। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रेसिप्टोड कहा जाता है, थाइलमस। ठीक है, उभयलिंग पौधा नर प्लस मादा, ये आपका बीज हो गया। ठीक है, निषेचित परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है। ठीक है, बीज किसे कहा जाता है, निषेचित परिपक्व बीजांड को बीज कहा जाता है। ठीक है, बीज में बीजांड में जैसे 7 कोशिका होती है। ठीक है, ये आप बीज को पढ़ रहे हैं, बीज के बारे में बेसिक चीजें देखना है। बीजांड में 7 कोशिका, 8 केंद्रक संरचना को जो है बीजांड कहा जाता है। इंटुगमेंट जो कहा जाता है, ट्यूजन जो होता है बीजावरण होता है, टेस्टास्टिगमन। अंडाशय जो होता है निषेचित परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। अब इसमें देखिए ये चीजें है, अंड कोशिका ट्यूयन प्लस होता है, भ्रूण जो होता है ट्यूयन होता है, और कोशिका भित्ति 3n होता है, युग्मन होता है यन। ये चीजें जीनिया प्रभाव किसमें होता है, मक्का में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेटाजीनिया प्रभाव शुगर में देखने को मिलता है, कटहल, खीरा, लौकी में। ठीक है, फल की बात करेंगे, परागण जो होता है, ये जो होता है आप बेसिक चीजें हैं, बोरान वनस्पतिक कोशिका लैंगिक कोशिका को बढ़ाते हैं, ये हो गया। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये पॉइंट को ध्यान रखना। बोरान क्या करता है, परागकणों के निर्माण में सहायक होता है, स्थानांतरण में सहायक होता है, अंकुरण में सहायक होता है, परखनली के निर्माण में सहायक होता है, परागकणों का मादा कोशिका के साथ निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है निभाने वाला तत्व कौन सा है, बोरान है। कौन सा है, बोरान है।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कौन सा तत्व है, बोरान है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। बीज को हमने बता दिया है, बीज को क्या और कहते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये बीज बाहरी परत को क्या कहते हैं, बीज की जो है बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है, टेस्टा कहा जाता है। इसके अंदर की परत जो दूसरी वाली होती है टेगमन कहा जाता है। दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, बीजावर यानी कि सीड कोट बनता है। ये अंदर बीज हो गया, भ्रूण टूयन होता है, भ्रूण कोश जो होता है थ्रीयन होता है। पौधा जो होता है टूयन होता है। परागकण प्लस अंडकोशिका जो हो को मिला करके क्या बनते हैं, युग्मन बनते हैं। भ्रूण कोश जो होता है हमेशा डिप्लॉयड होता है। भ्रूण कोश जो होता है हमेशा ट्रिप्लॉयड होता है। भ्रूण जो होता है डिप्लॉयड होता है। सभी फल जो होते हैं, पौधा जो आता है इसमें आते हैं। बीज एक निषेचित परिपक्व बीजांड होता है जिसमें भ्रूण भ्रूणकोश बीजांड होता है। पूछ लेगा, बेसिक चीजें हैं बीज के बारे में, पूछ लेगा बीज में क्या 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 पाया जाता है, क्या कौन कौन से उपस्थित होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा यहाँ से। तो आपको जो रटे हुए हैं वहां से तो काम नहीं हो पाएगा ना, तो बेसिक चीजों को आपको यहाँ से कवर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मोनोकॉट जो होते हैं, डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है, इसको यानी कि एक बीजपत्री और डाइकॉट में 2 बीजपत्री होते हैं। मोनोकॉट उसे कहते हैं, तो मोनोकॉट द कटिलिडॉन जो होता है अंडर द सॉइल होते हैं, इनमें सॉइल के अंदर होते हैं, यानी कटिलिडॉन जो होते हैं ऊपर नहीं होते हैं। इसमें कटिलिडॉन जो होते हैं ऊपर देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो है मोनोकॉट में आप देखेंगे, मोनोकॉट जो होता है जिसमें बीज को 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट कहा जाता है। मोनोकॉट में कटिलिडॉन जो होता नहीं होता है, यानी कि अंडर द सॉइल हाइपोजियल होता है। ठीक है, एक पत्ती पतली होती है। इसमें पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि मोनोकॉट कौन सा है, डाइकॉट कौन सा है। पत्तियां जो होती है दोनों तरफ चमकदार दिखाई देती है, बेसिक आपके देख करके पहचान सकते हैं। झकड़ा जले वाली होती हैं, ये जो है इसके प्याज वोज आप कैसे देखेंगे, तो इसमें कैसे आते हैं। ठीक, मोनोकॉट जो होते हैं ग्रेमनेसी के जितने आते हैं सभी को छोड़, सभी में जो होते हैं मोनोकॉट होते हैं। डाइकॉट में आप देख रहे हैं, डाइकॉट में 2 भागों में होते बांटा जाता है। पत्तियां चौड़ी होती हैं, जालीनुमा सिरा होता है, वन साइड होता है, मूसला जड़ें दिखाई देती हैं। ये आपको देखो मोनोकॉट और डाइकॉट में देखना है। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट में देखना है। ये फ्रेंड्स यहाँ से मिस्टेक वाइज इधर लिख लिया है मैंने, इसको जो है आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम, जब बात करते हैं मोनोकॉट में, जैसे ग्रेमनेसी कुल के जो होते हैं, पोएसी में जो आते हैं, यानी कि ग्रेमनेसी में अनाज के सभी अनाज जो होते हैं आपके मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद है उनको छोड़ करके, इसके अलावा जो होते हैं डाइकॉट आते हैं। जैसे गन्ना भी हो, घास हुआ, ये भी जो है मोनोकॉट में आते हैं। वेजिटेबल की बात करेंगे, एलियेसी हो गया, एमाइलिडेसी हो गया, सब्जी वाले में एरिकेसी हो गया, अरबी का। ठीक है, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये सब किसमें आते हैं, आपके मोनोकॉट में आते हैं। अब फल में आएंगे आप, जो है म्यूसी हो गया, ब्रोमलेसी हो गया, अनानास की फैमिली है, एरिकेसी हो गया, पामेसी हो गया, खजूर नारियल एरिकेसी फैमिली के आते हैं, ऑयल पाम हो गया, पलीमा पाम, जितने पाम है सभी के सभी जो होते हैं मोनोकॉट होते हैं। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ खरपतवार में जितनी घासें हैं, मोथा है, सब किसमें आते हैं, मोनोकॉट में आते हैं। अब इपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन किसे कहा जाता है, कटिलिडॉन के साथ ऊपर आ गया तो उसे क्या कहा जाता है, इपीजियल कहा जाता है। यानी कि आप इसको जो है आप डाइकॉट कह सकते हैं। इपीजियल जर्मिनेशन को आप डाइकॉट कह सकते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन को आप कह सकते हैं जो होता है मोनोकॉट। ठीक है, इपीजियल जर्मिनेशन में आप देखेंगे कटिलिडॉन जो होता निकलता है, ऊपर जाते हैं। ठीक है, एबव द सॉइल, और अंडर द सॉइल आपके मोनोकॉट में होते थे। खरीफ में आपको देखना है, खरीफ की फसलें जितनी होती हैं, लेग्यूम की, कपास, सरसों, राजमा, ये सब किस में आते हैं, इपीजियल में आते हैं। ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, द कटिलिडॉन रिमेन अंडर द सॉइल। ठीक है, सीरियल्स में होते हैं, चना में, सीरियल में जितने चना हुआ, लेंटिन में,
आपको हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलेगा रबी के लेग्यूम में, राजमा को छोड़ करके। ठीक है, राजमा में आपका जो होता है इपिजियल जर्मिनेशन होता है, और इसमें जो होता है आपका बाकी सभी रबी में। अरहर हो गया एक बीजपत्री। बीज के गुण क्या होते हैं? बीज के गुण में आप देखेंगे भाई, बीज उसमें जर्मिनेशन होना चाहिए, बीज का पहला गुण होना चाहिए, उसमें कोई रोग डिजीज ना लगा हो, ये उससे गुण होना चाहिए। बीज का तो यही गुण है यार, स्वस्थ मनुष्य का जैसे गुण होता है, क्या गुण होना चाहिए भाई? उसके दिमाग सही रहे, उसकी हेल्थ सही रहे। ठीक है, और ये सब होता है ना, उसके गुण कहते हैं कि नहीं, इस टीचर में ये गुण चीजें हैं, उसके विचार अच्छे हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका हेल्थ अच्छा है। तो ऐसे बीज में कई भी गुण होना चाहिए ना। स्थानीय किस्मों की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन होना चाहिए, अधिक जर्मिनेशन होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी हो, प्रमाणिक शुद्धता 98% होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आनुवांशिक शुद्धता, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी का पता लगाने के लिए टेस्ट कौन? जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट मेथड है। ठीक है, पहला टेस्ट कौन सा अपनाते हैं हम? ग्रो आउट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो है आनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए पूछेगा कौन सा ग्रो आउट टेस्ट हम करते हैं, तो मतलब कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ग्रो आउट टेस्ट। अब बहुत टेस्ट है, लेकिन ग्रो आउट टेस्ट को आपको ध्यान रखना है। राज्य बीज निगम ये जो है कंडक्ट कराता है जो है। ठीक है, पौधों को उगाकर उसकी शुद्धता देखी जाती है इसमें। ठीक है, आप एक बीज डाल दीजिए, तो ग्रो करिए, तभी तो देखेंगे। सीड का जर्मिनेशन करें, कितना सीड होता है। डीएनए आधारित परीक्षण भी किया जाता है, दूसरा मेथड। तो आप ग्रो आउट टेस्ट जो होता है आनुवांशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी का पता लगाने के लिए जो होता है किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा प्रचलित यही है। प्रोटीन आधारित टेस्ट होता है, बायो बेस्ड जो होता है टेक्नोलॉजी, ये भी है उसी में। तो आपको यहाँ ग्रो आउट टेस्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब नमी परसेंटेज की बात करेंगे। आप नमी अब नमी परसेंटेज की बात करेंगे कि इसमें कितने परसेंट नमी की आवश्यकता होती है उसको स्टोरेज के लिए। ज्यादातर नमी की आवश्यकता, जैसे कि ज्यादा नमी जब आपके सीड में रहेगा तो उसमें फंगस वंगस लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए आपके स्टोरेज में जो होता है नमी ज्यादा, अगर नमी ज्यादा रहती है तो आपका स्टोरेज जो होता है सीड स्टोरेज कम होगा। नमी जितना कम रहेगी उससे उस स्टोरेज की संख्या ज्यादा दुगनी होगी। यानी कि आपकी नमी नहीं है, आप 2 क्विंटल जो है आप एक जगह रख सकते हैं। अगर नमी है सीड में तो आप 1 क्विंटल रख पाएंगे। ज्यादा रख देंगे तो उसमें मॉइस्चर लग जाएंगे, फंगस लग जाएंगे, आपका सीड जो है बेकार हो जाएगा, जर्मिनेशन बाद में नहीं हो पाएगा। ये चीजें हैं। तो ऑटोडेस्क जो होता है, रूढ़िवार जो होता है, ये एक बेसिक पैमाना है, आप ध्यान रख सकते हैं। 5 से 14% जो होता है होना चाहिए। प्रत्येक 1% नमी कम होने पर भंडारण क्षमता दुगनी हो जाती है। सीरियल की जब बात करेंगे, सीरियल के स्टोरेज के लिए उसके मॉइस्चर कितना परसेंट होना चाहिए? 6 से 12%। अनाज के बीजों के भंडारण के दौरान नमी होना चाहिए अनाज में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। दलहन की बात करेंगे, तो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और बीजी मसालों में 6 से 8, बीज के लिए क्रांति परसेंट नमी 5% नमी होनी चाहिए। बीजों को भंडारित करने के लिए उनका जो होता है नमी, कितने नमी पर हम भंडारित करते हैं? सबसे ज्यादा जो है आप देख सकते हैं नमी हम चावल की करते हैं। ठीक है, चावल की करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, नमी चावल की सबसे ज्यादा। इसके बाद 12% शंकर मक्का, गेहूं, ज्वार, ज्यादातर सीरियल, बाजरा, जौ, कंद, ये सब आते हैं। 10% में शंकर, कपास, ये सब। 9% में आप ये देख रहे हैं 7, 8। तो सबसे ज्यादा देख लीजिए आप। उसके बाद 12% पे आपका गेहूं करते हैं, ज्वार, बाजरा, यानी कि सीरियल को जो है, सीरियल को हम कह सकते हैं 12% नमी पर। ठीक है, शंकर कपास, हाइब्रिड कॉटन, देसी कपास जो होता है, बीटी कॉटन, अरहर, भिंडी, ये सब किस पे? 10 डिग्री सेल्सियस। मटर, लोबिया, मूंग, उड़द, मोट 9 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। मूली को जो है, मूली का सबसे कम सबसे ज्यादा
आपका चावल सबसे कम जो है मूली, इसके बाद 13-12 पे कौन था आपका सीरियल क्रॉप। ठीक है, नमी का परसेंटेज आप देख रहे हैं। अब फिजिकल प्योरिटी की बात करेंगे, कितनी परसेंट उसकी प्योरिटी होना चाहिए, फिजिकल प्योरिटी कितना परसेंट होना चाहिए। तो फिजिकल प्योरिटी 98% होना चाहिए, भौतिक शुद्धता होना चाहिए। भौतिक शुद्धता को डोकेज कहते हैं। ठीक है, 2% कम भौतिक अशुद्धि को होते हैं। भौतिक शुद्धता परसेंटेज न्यूनतम 98% होना चाहिए, भौतिक अशुद्धि जो है अधिकतम 2% होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक प्योरिटी की बात करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, तो उसको जो होता है अच्छी किस्में लगाते हैं, जैसे कि गेहूं की सोनालिका किस्म में आपके टीए में पूछा गया था, गेहूं की कौन सी किस्म है सोनालिका। देखिए सोनालिका किस्म ऑफ टाइप जो है रोग बीट अवांछित जो होते हैं बीट को जो है हटा देते हैं, ये सब करते हैं, गॉड क्रॉप लगा करके मेंटेन करते हैं जेनेटिक प्योरिटी को। भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए किसी परसेंट में, तो सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि किसकी है, सबसे ज्यादा जो है आपकी मक्का और भिंडी की भौतिक शुद्धता है 99%, तिल सोयाबीन जूट सरसों 97%, मूंगफली का 96% और गाजर का 95%। बाकी सभी फसलों की भौतिक शुद्धता 98% होती है। हाइब्रिड सीड की जब बात करेंगे तो 98% होती है। कहने का मतलब अगर हम इनमें देखेंगे सभी सबसे कम किसकी है भौतिक शुद्धता, गाजर की है। ठीक है, भौतिक शुद्धता का सूत्र देख ही रहे हैं, शुद्ध बीज के नमूने का भार बटे बीजों के भार। जर्मिनेशन अंकुरण की बात करेंगे, अंकुरित बीजों की संख्या बटे बीज नमूने के बीज की संख्या, ये होता है अंकुरण में। तो एसएससी के द्वारा स्टेट सीड कारपोरेशन के अनुसार जो होता है 200 बीज होना होता है और इसके द्वारा जो होता है 400 बीज होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इतना पॉइंट को। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बीज अंकुरित परीक्षण कराने की विधियां, ठीक है, बीज अंकुरण जो होता है परीक्षण कराने की विधियां, इसको ध्यान रखना कौन कौन सी विधियां हैं, इसको आप विधि को जाने रहिएगा। तौलिया जो होता है परीक्षण होता है, बालू परीक्षण होता है, एक डॉल मेथड होता है, रेक्स टेस्ट होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। यहाँ से रियल वैल्यू जो होता है वास्तविक मान जो होता है भौतिक शुद्धता परसेंटेज गुणे अंकुरण परसेंटेज बटे 100 से निकाला जाता है। बीज की रियल वैल्यू कम से कम जो होता है 75% होना चाहिए। अंकुरण परसेंटेज की बात करते हैं, कितना बोते हैं आप, कितना परसेंटेज पर अंकुरण होना चाहिए बीज में, उसको देखिए। सबसे ज्यादा बीज जो होता है अंकुरण किसका होता है, सबसे ज्यादा जो होता है अंकुरण मक्का का होता है, मक्का का होता है, शंकर मक्का का होता है 99% होता है। लगभग सभी के सभी बीज जो होते हैं अंकुरित होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गेहूं हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, राई हुआ 85%। 80% में ज्वार चावल तिल अलसी आ जाते हैं। ठीक है, 80%। 75% बाजरा हो गया, अरहर हो गया, 70% बीटी कॉटन, 75-60%। सबसे कम जो होता है अंकुरण जो होता है गाजर का होता है, मिर्च का होता है, कद्दू और घी में जितने आते हैं सब्जियों में होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो सब्जियों में सबसे बीज अंकुरण जो होता है सबसे कम देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है आपका मक्का में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे आप, बीज परीक्षण जो होता है यानी कि सीड टेस्टिंग, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेट्राजोलियम परीक्षण टीजेड टेस्ट जो होता है किसके लिए किया जाता है, किसने ले आया था, ये इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को संभावना ज्यादा बनती है बनने को। टेट्राजोलियम टेस्ट परीक्षण जैविक परीक्षण जिसे कहा जाता है 1949 में लोक्विन के द्वारा दिया गया था। जैव रसायन परीक्षण और इसके नाम से भी जाना जाता है। जेड टेस्ट आर यूज जो होती वेरिएबिलिटी ऑफ सीड, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है। सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला जो है ये टेस्ट है। ठीक है, 2,4-D यानी 2,3,4 टेट्राजोलियम क्लोराइड 1%, ये आपको ध्यान रखना। जब बीजों को टीजेड टेट्राजोलियम घोल में रखा जाता है तो उसमें उससे जो है गुलाबी रंग निकलता है।
वेरिएबिलिटी आप देख सकते हैं। टेट्राजोलियम सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक लोकेज ने 1949 में दिया था, लेकिन बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए किसने दिया था? लार्चर ने दिया था। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। किसने दिया था? लार्चर ने दिया था, 1962 में दिया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। टी जेट टेस्ट का इस्तेमाल उपयोग जो होता है कण ट्यूबर की सुसुप्तता को जांचने के लिए किया जाता है। टी जेट टेस्ट का उपयोग केले में वंचित ऑफ वायरस तथा कसावा में मोजाइक वायरस का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। और जो टेस्ट हैं गोडेक टेस्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन टेस्ट होगा, और सारे टेस्ट हैं, आप इसको इसी तरीके से देख सकते हैं। अब शुद्ध जीवित बीज की बात करेंगे, प्योर लाइव जो है सीड की बात करेंगे। इसको जो होता है शुद्ध बीज के अन्य किस्म के बीज 0.1% से कम होना चाहिए। खरपतवार के बीज जो है 0.5% से कम होना चाहिए। बीज ओज युक्त होना चाहिए, ठीक है। सीड इंडेक्स और जो होता है सीड वेट, कितने सीड लिए जाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है और आपका कंफ्यूजन बना रहता है। वेट का मतलब होता है कितने उसमें सीड लिए जाते हैं, वेट का मतलब होता है, और इंडेक्स। देखो दोनों बोलोगे, वेट बोलोगे तो आपको लगने वजनदार है, ज्यादा है। वेट तो 1000, इंडेक्स छोटा शब्द है, आप छोटा अरे यार इंडेक्स तो 100, ठीक है। इस तरीके से आप उसको वेट यानी कि वजन भारी होता है ना, तो ज्यादा होता है तो 1000 बीज होता है, 1000 सीड होता है टेस्ट वेट में। सीड इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स छोटा है, अरे यार इंडेक्स 100 बीज, ठीक है। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वेट आ जाता है आपके सीरियल में, आपको अमित सर ने पढ़ाया होगा इस चीज को लेकर के, सभी के सीड टेस्ट वेट क्या होते हैं, इसको देखना है। तो गेहूं का 30 से 40 ग्राम होता है, और ओवर की बात करेंगे, एग्जैक्ट की बात करेंगे 40 होता है, ठीक है। चावल की 25 ग्राम होता है, बासमती का 21 ग्राम होता है, बारले जौ का 30 से 40 होता है, एग्जैक्ट की बात करेंगे 37 होता है। मेज की बात करेंगे 200 ग्राम होता है, हाइब्रिड का 285 ग्राम। कपास का ध्यान रखना है 71 से 72 ग्राम। ज्वार का देखना है 20 से 30 ग्राम। बाजरा का 5 से 7 ग्राम। देसी चना का 170 से 260 ग्राम। काबुली चना के 260 ग्राम, ठीक से ज्यादा। सरसों में 3 से साढ़े चार ग्राम। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है इस चीजों को। बाकी सारी चीजें आपको अमित सर ने पढ़ा रखा है। यहाँ अलसी देखना है, अरंडी को देखना है, अलसी का कितना होता है 8 से 10 ग्राम। मटर का ध्यान रखना है 120 से 220 ग्राम। बाकी सब देख लेना आप। सभी दालें जो होती हैं, बीज जो सब्जियां जो होती है, सब अपरागित होती है, अपवाद में बहुत अपरागित जो होते हैं, अरहर होते हैं। सारी चीजें भी आगे हम बताते हैं, ठीक है। अब आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सीड प्रोडक्शन प्रोसेस, बीज उत्पादन प्रक्रिया, ठीक है। बीज उत्पादन प्रक्रिया को हम इसे छोटा कर देते हैं, एक बार में आपको दिखा देते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए मैं पहले इसको आपको समझा देता हूँ, इसके बाद जूम कर दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यही नोट्स है, आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, आपको क्या करना है, न्यूक्लियर सीड को ब्रीडर सीड भी कहा जाता है, ठीक है। सभी बीजों का पिता आपको कहेंगे न्यूक्लियर सीड को कहा जाता है। केंद्रक बीज होता है, पादक प्रजनक तैयार करता है, संस्था है, इसी के अनुसंधान संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी की कितना परसेंट की बात करता है, 100% प्योरिटी होती है। न्यूक्लियर सीड को हमने बताया कि ब्रीडर सीड भी कहा जाता है। न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, तो जब उसी को कहा जाता है, आप दोनों का परसेंटेज जेनेटिक्स मतलब जेनेटिकल प्योरिटी की बात 100%, फिजिकल प्योरिटी 100%, दोनों केंद्रक बीज का गुणक है, इसका जो है गुणक है, ठीक है। ब्रीडर सीड यानी कि प्रजनक बीज इसको कहा जाता है। बीज तैयार कौन करता है, प्रजनक संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, अनुसंधान द्वारा ये तैयार किया जाता है। टैग की जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, टैग की जब बात करते हैं हम, चलिए तीनों को हम साथ में रख लेते हैं ना, चलिए। टैग टैग की जब बात करेंगे तो टैग आपको ध्यान रखना है ब्रीडर सीड का।
टैग क्या होता है, गोल्डन येलो होता है, सुनहरी पीला होता है। टैग का साइज क्या होता है उसका, तो 12 इंटू जो होता है 6 सेंटीमीटर टैग का साइज होता लगा होता है। ठीक है, तो ब्रीडर सीड में आपने क्या देखा, जेनेटिक्स प्योरिटी 100%, फिजिकल प्योरिटी 100%, टैग का क्या होता है, सुनहरा जो होता है पीला होता है, टैग का साइज क्या होता है 12x6 होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से बेसिक चीजें आपको मुश्किल है कहीं पाना। ब्रीडर सीड को जो है बनाने का अप्रूवल, सहमति कौन देता है, ये पूछ लेगा आपका। ब्रीडर सीड को बनाने की सहमति कौन देता है और उसकी निगरानी कौन करता है। सहमति कौन देता है, तो सहमति जो होता है फ्रेंड देता है कृषि सहभागिता विभाग देता है, DOAC देता है। और निगरानी कौन करता है, नेशनल सीड कारपोरेशन करता है। ठीक है, ठीक है, ये करता है। अब इसका जनक कह सकते हैं हम, इसके फाउंडेशन सीड के माता कह सकते हो ब्रीडर सीड है। ठीक है, तो ब्रीडर सीड लगाने का फाउंडेशन पैदा होता है, इसको ये पैदा करता है तो मम्मी हो गई इसकी। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आधार बीज जो होता है इसे मदर सीड भी कहा जाता है, मातृ बीज भी कहा जाता है। किसान के खेत में तैयार होता है, तैयार कौन करता है, निगम प्राइवेट लिमिटेड SHG करता है। निगरानी क्या कौन करता है, नेशनल सीड कारपोरेशन करता है। टैग क्या होता है, इसमें सफेद रंग का होता है। साइज क्या होता है 5.5, अरे 15 से 17.5। सबसे बड़ा टैग किसका लगता है, ट्रूथफुल सीड का लगता है। ठीक है, कितना 15x10 सेंटीमीटर सबसे बड़ा टैग होता है। अभी आगे उसको देखते हैं। और ये टैग जो है मैंने बताया, टैग जारी कौन करता है, तो SSC करता है, स्टेट सीड कारपोरेशन करता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, इतना पॉइंट को आपको यहाँ से चीजें ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं आपके, ये चीजें बात कर लेते हैं हम, सर्टिफाइड सीड को बात करते हैं। SSC राज्य बीज निगम द्वारा ये तैयार होता है। ठीक है, प्रमाणित बीज तैयार निगम करता है और SHG करता है। तैयार उत्पादक स्टॉप करता है, किसानों को उत्पादक के लिए दिया जाता है। ठीक है, टैग का कलर क्या होता है, अगर ब्लू होता है, नीले रंग का हो तो टैग साइज क्या होता है, इसके साइज सेम है। ठीक है, अब इसमें 99% जेनेटिक प्योरिटी थी और फिजिकल प्योरिटी 98%। इसमें क्या है, जेनेटिक प्योरिटी फिजिकल प्योरिटी 98%, ये तो आपको बताया ही हमने। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है और जो है ये और तरीके से हैं, उत्पादक एजेंट हैं, तो ये चीजें हैं आपको और देखना। दो और होते हैं, आपका रजिस्टर्ड सीड होता है जो कि भारत में नहीं तैयार किया जाता, मतलब पढ़ना नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। जेनेटिक्स प्योरिटी फिजिकल प्योरिटी की बात करेगा 98% होता है, भारत में नहीं तैयार होता है। पंजीकृत बीज है, किसान के खेत में तैयार होता है। टैग का कलर क्या होता है, बैगनी होता है। साइज क्या होता है 15x7.5 सेंटीमीटर होता है। फ्रूटफुल की बात करेंगे सीड का, तो जो होता है SSC द्वारा तैयार होता है, निगरानी। जेनेटिक्स फिजिकल प्योरिटी की बात करेंगे 98%, एक ही सीजन में तैयार होने वाली ये जो है किस्म है। टैग का कलर क्या है, ओपन ग्रीन। टैग की साइज जो होता है 15x10 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा टैग साइज इसी का होता है, फ्रूटफुल सीड का होता है। क्लियर हो गया, सीड से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, बीज गुणक अनुपात। यहाँ देखिए, एक बीज बोने के लिए नए बीज तैयार कितने होते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये चीज ध्यान रखना है। इसमें ध्यान क्या रखना है, एक बीज बोने से कितने जो होते हैं सीड तैयार होते हैं। सबसे कम किस में तैयार होता है, सबसे कम जो होता है आलू में, एक सीड बोएंगे 4 तैयार होगा। और सबसे ज्यादा की जब बात करेंगे आपका बैगन में होता है, एक लगाएंगे तो कितने होंगे, लगभग 450 से 500 सीड तैयार होंगे।
एक बीज बोने में कितने बीज तैयार होते हैं। तो सबसे कम की बात करेगा तो आप सबसे कम आलू को ध्यान रखेंगे, और सबसे ज्यादा की बात करेगा सबसे ज्यादा बैगन की ध्यान रखेंगे। अब ऐसे याद रखेंगे, आलू के बाद यार क्या क्या था, आप मूंगफली था, मूंगफली के बाद राजमा था, 9 था, इसके बाद चना था, 10 था। बचा आपका धान गेहूं। तो धान गेहूं में इसको अलग से ध्यान रखिएगा। धान हुआ, मक्का हुआ, रागी हुआ 80, 1:80। संकर धान, सरसों, संकर जो होता अरहर हो गया तो 1:100। अलसी, कपास, सूरजमुखी की बात करेंगे 1:50। मटर के 1:19, गेहूं 1:20, रीका 1:25, उड़द मूंग 1:40, कुसुम 1:7। और ये प्याज मिर्च आप कमेंट करके बताएंगे, देखिए मैं कौन, ठीक है, प्याज मिर्च का आप कमेंट करके बताएंगे। अब बात कर लेते हैं बाजरा का 1:20, 1:200। गोभी वर्गीय की बात करेंगे 1:400। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। सीध प्रतिस्थापन अनुपात जो होता है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, आप इसको इसी तरीके से देख लीजिएगा। परागण जो होता है 3 प्रकार से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, पर परागण होता है, मैंने इसको बता रखा है, फिर भी आप जो है यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण होता है, पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि बहुधा पर परागण होता है, जैसे कि आपका अरहर हो जाएगा। अब इस स्वपरागण भी 2 तरीके का होता है, ऑटोगैमी होता है, गिटेरियोगैमी होता है। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम पौधा, सेम फ्लावर। और इसमें गेटेरोगैमी सेम पौधा डिफरेंट फ्लावर। गेटेरोगैमी सेम पौधा डिफरेंट फ्लावर, सेम पौधा सेम फ्लावर। सभी अनाज जो होता है स्वपरागित होते हैं, लेकिन जो होता है मक्का बाजरा जो होता है परपरागित, और ज्वार जो है बहुधा परपरागित। ठीक है, ऐसे में लिखा गया है इस चीज को, बस बाकी चीजें समझिए। देखिए परपरागण क्या होता है, परपरागण वो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है डिफरेंट प्लांट, ठीक है, डिफरेंट प्लांट से भाई एक है तो इसका क्रॉस होता है। क्रॉस को ही मतलब है, सेम में थोड़ी ना क्रॉस होता है, डिफरेंस से ही क्रॉस होता है। डिफरेंट फ्लावर जो होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट। ठीक है, इसको आप इसी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा, इसमें ऐसे आप इसको लिख लीजिएगा। आलू टमाटर हो गया आपका स्वपरागित, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं ये चीजें। आइसोलेशन डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करते हैं। राइस हुआ, गेहूं हुआ, ग्राउंडनट मूंगफली होगा 3:3, मतलब 3:3 होता, फाउंडेशन से 35। टमाटर मूंग काउपी 50:25, चना जो है 10:25। इतना याद कर लेंगे, इसके बाद और आपको याद होना तो आप अपने आप से ऐड कर सकते हैं इसमें। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देख सकते हैं मक्का बाजरा सरसों 400 फाउंडेशन 35 200। शंकर मक्का और शंकर बाजरा की बात करेंगे तो 600 300 1200। प्याज की बात करेंगे 1400, याद रखना है। ओपन बहुधा क्रॉस पॉलिनेशन पी देखना है 100-50। कॉटन को 50-30 देखना है, याद रखना है कॉटन को। सोरघम 200-100 याद रखना है। चिली ओकरा 400-200 याद रखना है। भाटा को 200-100 याद रखना है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टोरेज के आधार, भंडार के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया ऑर्थोडॉक्स में देखेंगे और नॉन ऑर्थोडॉक्स में देखेंगे। ऐसे बीज जिनमें 5 से 14% नमी और सामान्य अवस्था पर लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स सीड कहा जाता है। नॉन ऑर्थोडॉक्स सीड में लंबे समय के लिए भंडारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड बेस्ड ऑन द स्टोरेज लाइफ। रूढ़वादी बीजों का भंडारण क्षमता के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, माइक्रोबायोटिक सीड और मेजोबायोटिक सीड और माइक्रोबायोटिक सीड। यानी कि सूक्ष्म जीव काल वाला बीज जो होता है, जिसकी जीवन क्षमता कितना होती है, 3 साल से कम होती है, मध्यम 3 से 15 साल तक होती है, लंबे जो होते 15 साल से प्लस तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें आपकी
सीड डॉर्मेंसी जो होती है, बीज सुसुप्ता होता है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखना है, पानी की कमी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन कहा जाता है। बीज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, होते हैं। पानी की कम उपलब्धता के कारण बीज अंकुरित नहीं होता है, उसे क्योटी बीज कहते हैं। ठीक है, पानी की कमी, उससे समझ ही जा रहे हैं। प्राथमिक सुसुप्ता क्या होती है, प्राइमरी सुसुप्ता क्या होती है, डॉर्मेंसी क्या होती है। ठीक है, ये देखना। सेकेंडरी में सेकंड ऑप्शन राइपिन, मतलब फल पकने के बाद की सुसुप्ता जो होती है, तोड़ के रख देते हैं। प्लास्टिक सीड जो होता है, जिस पौधे के बीज का अंकुरण प्रकाश से भी प्रभावित हो, उसे जो होता है ये कहते हैं। जैसे लेग्यूम हो गया, तंबाकू हो गया। प्राथमिक आंतरिक सुसुप्ता क्या होती है, ये भी आपका कई तरीके का होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है एक जो जीनस डॉर्मेंसी होती है और इंडोजीनस होती है, आंतरिक और एक बाह्य होती है। ठीक है, तो इसमें से भी डॉर्मेंसी आप देख सकते हैं। इस तरीके के फिजिकल भौतिक सुसुप्ता में जो आते हैं, पपीता, टमाटर, धनिया आते हैं। ठीक है, इग्जो में 3 प्रकार की डॉर्मेंसी होती है, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में आपके जैतून का होगा, केमिकल में आपका सेब सिट्रस होगा। ठीक है, इधर आपका ठीक है, ये चीजें हैं, आपको यहाँ से देखना है। ब्रेक, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बीजों को सुसुप्ता को तोड़ने के लिए ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल सकता है। जो होता है बीजावरण को मुलायम करना होता है पहला, इसमें स्केरिफिकेशन होता है, खुरचना होता है। यांत्रिक रूप से हम खुरचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समझो नुकसान भी दे सकता है। इजी मेथड है, कोई कास्ट नहीं लगता है। एसिड केमिकल स्केरिफिकेशन होता है, H2SO4 HCl का उपयोग करते हैं। वार्म मॉस स्केरिफिकेशन होता है, निश्चालन किया जाता है, प्री चिलिंग किया जाता है, सीड प्राइमरिंग। रसायनों द्वारा बीज सुसुप्ता को तोड़ना, ये इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका यूं कहें कि बनने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। रसायनों द्वारा बीज की सुसुप्ता को तोड़ने के लिए, सीड डॉर्मेंसी के तोड़ने के लिए GH3 का प्रयोग करते हैं, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इथाइलिन का प्रयोग करते हैं, काइनेटिक का प्रयोग करते हैं, साइटोकाइनिन का प्रयोग करते हैं, मेल हत्यारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है बीज की सुसुप्ता को तोड़ने के लिए जो है हम करते हैं उपयोग। बीजों को सुसुप्ता को तोड़ने के लिए मुख्यतः जो होता है, हम GH3 का 200 से 500 ppm का प्रयोग करते हैं इसकी बीजों की सुसुप्ता को तोड़ने के लिए। ठीक है, थायोयूरिया का उपयोग मुख्यतः या मुख्य रूप से जो है कंद, परकंद, घनकंद तथा सलद कंद की सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए हम थायोयूरिया का उपयोग करते हैं। यानी कि सब्जियों में जो है हम जो होता है थायोयूरिया का उपयोग ज्यादा करते हैं। मूंगफली तथा सूरजमुखी के बीजों को सुसुप्ता को तोड़ने के लिए हम जो है क्या करते हैं, इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। ये फ्रेंड्स, ये पेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोइंग मेथड, बुआई की विधियां तो आप लोग जानते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, छिड़कवा विधि सबसे आसान विधि, सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है ये। लागत कम होता है, सस्ती विधि होती है, आसान होता है। लेकिन इसमें जो होता है ब्रॉडकास्टिंग में, छिड़कवा विधि में खरपतवार ज्यादा देखने को समस्या मिलती है। ठीक है, बीज का असमान वितरण हो जाता है, डिमेरिट है इसकी, असमान गहराई होती है, कम अंकुरण होता है, अंतःशस्त्र क्रियाएं जो होती की समस्याएं होती देखने को मिलती हैं। ये चीजें हैं आपकी। केरा पोरा विधि होती है, देसी हल से पूर्व के पीछे पीछे बीज डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, केरा विधि कहा जाता है। और पोरा विधि कहा जाता है, देसी हल के पीछे पाइप द्वारा जो होता है, जो सीड डाला बुआई की जाती है, उसे पोरा विधि कहते हैं। गेहूं कद्दू वर्गी में किया जाता है मुख्यतः। बिजाई सीड ड्रिल जो होते हैं, इसमें जो होते हैं आप देख सकते हैं, अंकुरण % अधिक होता है सीड ड्रिल से। अंतःशस्त्र क्रिया जो होते आसान हो जाती है, लाइन से रहेगा भाई तो आसान रहेगी, बीज दर कम लगता है। इसी में सीड फर्टिलाइजर ड्रिल जो होता है, बुआई के साथ साथ उर्वरकों का आवेदन भी इसमें किया जाता है। न्यूनतम भू परिसर की मशीन इसे कहा जाता है। ये चीजें थी आपकी। डिबलर होता है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज फैक्टर है। आपको प्लांटिंग जो है वनस्पति विभाग के गुणन को करना होता है। प्लांटिंग वनस्पति विभाग से गन्ना, आलू,
ये चीज़ें फ्रेंड्स आपके जो है सीट साइंस की कंप्लीट पैकेज थी। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।